1 मार्च सन 2024 को एक मूवी आई थी लापता लेडीज़, जहाँ पर एक दुल्हन जो होती है उसे ट्रेन में बिठाया जाता है और उस दुल्हन के पास बैठती है जहाँ पर एक और पहले से ही दुल्हन बैठी हुई होती है। समय जो होता है रात का होता है, उनका घूंघट जो होता है बहुत नीचे होता है। जब नीचे होता है तो वो जो उस फिल्म का हीरो होता है वो किसी और की दुल्हन को लेकर आ जाता है। घर आकर लेकर आने के बाद वो जब उसका घूंघट उठाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी है ही नहीं है, लेकिन वो उसे ढूंढने में पूरी जान लगा देता है। जी जान लगाने के बाद जो फिल्म में जब वो उसे ढूंढता है, इस फिल्म का जो सीन होता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग जो होते हैं इस फिल्म को बहुत देखते हैं और ये फिल्म जो होती है पूरी हिट हो जाती है। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है जिसकी शादी हुआ करती थी उनके घर पर जाया करता था। उनके घर पर जाने के बाद वो पहले सुहागरात मनाया करता था। सुहागरात मनाने के बाद उनके जेवरात जो होते थे उन्हें भी उठा कर ले जाता था। वो ऐसा 1 या फिर 2 महिलाओं के साथ नहीं करता, वो ऐसा 250 महिलाओं के साथ करता है और 250 महिलाओं के साथ वो सुहागरात मना चुका था और 250 महिलाओं को ये नहीं पता था कि वो उसका पति है या फिर कोई और है। 250 महिलाओं को पता ही नहीं लगा था कि उनका पति है फिर कोई और है। अब वो ऐसे ही करता रहता है, हर घर जाकर वो ऐसा ही करता था और आज तक किसी को नहीं पता लगा था कि वो किसी और आज तक उसका किसी को नहीं पता चला था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि इस घटना का जो रुख है वो ऐसे मोड़ लिया जाता है कि आप सोच नहीं सकते, आप इस घटना पर यकीन नहीं करेंगे, आप इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। तो हो कैसे सकता है, लेकिन आपको इस घटना पर यकीन करना होगा, आपको इस कहानी पर यकीन करना होगा। ये कहानी जो है वाकई में सच्ची है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की जो घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है जोधपुर। दरअसल ये घटना जो है 1985 की है। जोधपुर जिले का एक छोटा सा गांव लगता है जहां पर एक व्यक्ति जो होता है 9 या 9:30 के करीब एक घर पर जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो घर के अंदर जो होती हैं लेडीज़ होती हैं, आवाज़ लगाती है और कहती है कि कौन। तो घर के बाहर जो होता है वो कहता है कि मैं मनोज कुमार हूँ और मैं तुम्हारा जमाई हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक जाऊँ, रात जो है बहुत काफ़ी हो चुकी है। अब जैसे महिलाएं ये बात सुनती हैं तो उसके लिए दरवाज़ा खोलती हैं। वे सोचती हैं कि उनका जमाई उनके घर पर आया है और वो उनसे कहता है कि मैं घर की ओर ही जा रहा था, लेकिन समय जो था काफ़ी हो चुका था और रात का समय मैं नहीं चाहता कि मैं अपने घर पर जाऊँ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। तो घर के अंदर उसकी माँ जो होती है लड़की की और उसकी भाभी जो होती है वे कहती है कि कोई बात नहीं। लड़की का जो नाम होता है सविता होता है। सविता की भाभी और माँ जो होती है वे कहते हैं कोई बात नहीं, जमाई राजा ये आपका ही घर है और आप रुक सकते हैं। अब लड़की की माँ और भाभी जो होती है उसकी खाने की तैयारी करने लगती है और सोचने लगती है कि जमाई राजा जो है आज पहली बार उनके घर पर आए हैं तो उनके लिए खाने की तैयारी भी अच्छे भोजन बनाते हैं। जब अच्छे भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद वे सविता से कहते हैं कि सविता बेटा अपने पति के लिए सारा सामान लेकर चली जाओ। सविता जो होती है जब अपने पति के लिए सारा सामान लेकर खाने का जाती है तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें दुल्हन के भेष में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें साज श्रृंगार के भेष में देखना चाहता हूँ। तुम मेरे पास जब आओ तो दुल्हन के भेष में बनकर आना। अब यही बात उसकी माँ से जाकर बताती है, यानी कि अपनी माँ से जाकर बताती है लड़की और कहती है कि माँ मेरा पति जो है वो कह रहा है कि तुम मेरे सामने ऐसे मत आओ, तुम मेरे सामने दुल्हन की तरह आओ, सारे जेवरात पहन कर आओ, सारा श्रृंगार करके आओ। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारा पति है वो तुम्हारा पति बन चुका है तो तुम जा सकती हो उसके पास, जैसा वो कह रहा है तुम ऐसा कर सकती हो। तो लड़की जो होती है वो साज श्रृंगार करती है। साज श्रृंगार करने के बाद वो जेवरात पहनती है और पूरी तरह दुल्हन की तरह सज संवर कर वो अपने पति के पास जाती है। उसका पति जो होता है मनोज कुमार उसके पास अपने पास बिठाता है। पास बिठाने के बाद वो उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद वो उसका एक एक करके जेवर निकाल लेता है और उन्हें मेज़ पर रख देता है। मेज़ पर रखने के बाद वो उसके साथ सुहागरात मनाता है। अब जैसे ही बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के दौरान वो कहता है कि तुम्हारे जेवर जो हैं मैंने सही करवाना चाहता हूँ, इन पर पानी अच्छे से धुलवाना चाहता हूँ और तुम तो घर पर आओगी और तुम वही पहन लेना। तो उसकी पत्नी जो होती है सविता वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हैं। अब इधर वो जैसे सुबह का टाइम होता है 3 या 4 बजते हैं तो व्यक्ति जो होता है उन जेवरों को लेकर चला जाता है। जब जेवरों को लेकर चला जाता है तो सविता जो होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ मनोज कुमार जो है मेरे जेवर लेकर गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये पुराने से हो गए हैं थोड़े से और इन पर थोड़ा सा पानी धुलवाने होंगे मुझे ये, तो तुम घर पर तो आओगी तब वहीं पहन लेना। उनकी माँ को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। वे भी कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा पति है और सब कुछ उनका ही है और तुम्हारा ही है। अब जैसे उनके घर के जो मर्द होते हैं उस घर में आते हैं। घर में आने के बाद वे बताती हैं उनसे कि जमाई राजा आए थे और हमने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करी है। तो वे भी सोचते हैं कि शायद आए होंगे। तो ये बात जो होती है आई गई हो जाती है। जब आई गई हो जाती है तो 1 महीने बाद फिर से उसका जमाई जो होता है यानी कि सविता का पति होता है वो घर पर आता है
उस टाइम पर मर्द जो होते हैं उनके घर के, यानी कि मर्द जो होते हैं वहीं पर होते हैं, वे कहते हैं कि जमाई राजा आया है, इसके लिए खातरदारी करो, खातर पानी की तैयारी करो। उसकी माँ और भाभी जो होते हैं खातर पानी की तैयारी करने लगती हैं। अब जैसे ही रात का समय होता है, खाना दिया जाता है, खाना खाने के बाद पत्नी जो होती है, यानी कि उसकी पत्नी जो होती है सविता जो होती है उसके पास जाती है। वो ऐसे ही बैठी हुई थी, यानी कि जैसे पहले बैठी हुई थी। वो फिर से सच सवर के अपने पति के पास जाती है, वो पूरा घूंघट कर लेती है। घूंघट कर लेने के बाद वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है मनोज कुमार, अब वो जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है तो वो चक्कर खाकर गिर जाती है। जब चक्कर खाकर गिर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो उसके घर वाले मौके पर पहुंचते हैं वहीं पर और कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, ये चेहरा देखकर बेहोश हो गई है। तभी उसे कमरे में ले जाया जाता है। अलग कमरे में ले जाने के बाद जब उसे होश आता है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये मनोज कुमार है ही नहीं है, ये मेरा पति है ही नहीं है, जिसके साथ मैंने आज से 1 महीने पहले सुहागरात मनाई थी वो ये व्यक्ति नहीं है। उसकी माँ जो होती है जब उसे देखती है तो उसकी माँ भी ये हैरान थी सोचकर कि ये तो वो है ही नहीं है जिससे हम पहले मिले थे। अब जैसे ये बात उनके घर के मर्दों को पता चलती है, उसके घर के मर्द जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारे घर में कौन आ गया था, और हमारे बताती हैं कि वो सारे जेवर भी ले गया। उसके घर वाले जो होते हैं वे सारी बात दबा देते हैं और कहते हैं कि ये बात बाद में करना है और ये बात हमारे जमाई राजा को पता ना लग जाए। मनोज कुमार जो होता है उनसे पूछता है कि इसे क्या हुआ, तो वे कहते हैं कि कुछ नहीं, बेहोश हो गई है और शायद इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो इसलिए बेहोश हो गई है। मनोज कुमार जो होता है वो जब ये सारी बात सुनता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती इस बात से। वो सोचने लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब जैसे ही अगले दिन मनोज जो होता है अपने घर चला जाता है, अगले दिन जब घर चला जाता है तो उसके घर के जो मर्द होते हैं पूछते हैं कि कौन आया था, तो वे बताती हैं कि उसने हमें बताया कि मैं तुम्हारा जमाई मनोज कुमार हूँ और हमने उसे नहीं देखा था। क्योंकि पहले की जो बात है, पहले जो शादी होकर लड़कियाँ की शादी जो होती थी नाबालिग में हो जाया करती थी और लड़कियाँ जो होती थी अपने घर पर रह जाया करती थी। उनका जो गोना हुआ करता था वो 4-4 साल 3-3 साल का हुआ करता था। और जब उनकी शादी होती थी तो उनका घूंघट जो होता था बहुत नीचे होता था। वे अपने पति का चेहरा सही से देख भी नहीं पाती थी, वे पहचान ही नहीं कर पाती थी कि ये मेरा पति है, या फिर घर की औरतें जो होती वे भी नहीं पहचान कर पाती थी कि हमारे घर का जमाई है फिर नहीं है। क्योंकि ये घटना ही उस साल की है, उस दौर की है जहाँ पर ना ही ज़्यादा फ़ोन थे, ना ही ज़्यादा कैमरे थे और ना ही ज़्यादा इतनी आधुनिकता थी। अब जैसे ही उसके घर वालों के बात पता चलती है कि उसकी बेटी के जो गहने जेवरात हैं वे जा चुके हैं, तो वे पुलिस थाने में जाकर गहने जेवरात की रिपोर्ट तो लिखवाते हैं, लेकिन वे ये बात नहीं बताते कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। उनकी बेटी के साथ किसी अनजान व्यक्ति ने सुहागरात मनाई है। अब ये सारी बातें छिपा लेते हैं, लेकिन इधर ये व्यक्ति जो होता है ये ऐसा ही कर रहा था। ये अलग अलग गाँवों में जाकर अलग अलग महिलाओं के साथ ऐसा ही करता था, उनके साथ सुहागरात मनाता था और उनके गहने जो होते थे उन्हें लेकर भाग जाता था, उन्हें लेकर चला जाता था। अब यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वे सारी रिपोर्ट तो लिखवाया करते थे, लेकिन रिपोर्ट यही लिखवाया करते थे कि हमारे जो घर से गहने चोरी हो गए हैं और चोर ले गया है चुरा कर, लेकिन वे ये नहीं बताते थे कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। उनकी बेटी के साथ पहले उसने सुहागरात मनाई है, सुहागरात कहें या फिर रेप कहें, उसने ये सब किया है और उसके बाद ये व्यक्ति जो है फरार हो गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सिर्फ चोरी की रिपोर्ट लिखकर ही रह जाते थे। अब समय जो होता है ऐसे ही गुजर रहा होता है, घटनाएं जो होते हैं ऐसे ही होती रहती है, यानी कि हर घर में ये व्यक्ति जो होता है ऐसे ही चाहता था। और ये एक आध गाँव में नहीं, कई जिलों के गाँव में ऐसा कर चुका था। अब एक दिन 24 अगस्त 1988 में बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है चोटन, और यहीं पर ये व्यक्ति जो होता है 9 या 9:30 के करीब एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जब घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से पूछा जाता है अंदर से कि कौन, तो ये बताता है कि मैं तुम्हारा जमाई हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा था और मुझे देर हो गई और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। अब जैसे उसे घर के अंदर बुलाया जाता है, घर के अंदर बुलाने के बाद जैसे उसके खाने की तैयारी की जाती है, खाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी उस घर का जो मर्द होता है वो आ जाता है। वो आने के बाद वो देखने लगता है कि ये तो हमारा जमाई है ही नहीं। जब हमारा जमाई है ही नहीं तो हमें कैसे कैसे बता रहा है कि हमारा जमाई है। तभी व्यक्ति जो होते हैं उसे मारते हैं, पीटते हैं। पीटने के बाद उसे पुलिस की हिरासत में पुलिस को दे देते हैं। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये क्या करने आया था, तो बताते हैं कि झूठ बोल रहा था कि हमारा जमाई है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कर लेने के बाद आस पड़ोस के जो गांव के लोग होते हैं उनमें भी हड़कंप मच जाता है। वे भी सोचने लगते हैं कि हाँ हमारे घर में भी इसने चोरी की है। वे सब यही कहते हैं कि हाँ इसने हमारे घर में चोरी किया है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कहता कि हाँ इसने हमारी बेटी के साथ पहले सुहागरात मनाई है फिर चोरी किया है। अब चोरी की जो धाराएं होती हैं वो सामान्य होती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं चोरी के केस में गिरफ्तार तो कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। अब जैसे ही वे छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद ये जो व्यक्ति होता है ये
व्यक्ति थमता नहीं है, ये लगातार ऐसा ही करता रहता है, लगातार ऐसे ही काम करता था। और उस व्यक्ति का जो नाम होता है वो जियाराम होता है। जियाराम जो होता है ये गाँव का रहने वाला होता है, ये हर घर घर जाकर ऐसा ही क्या करता था। लेकिन किसी ने भी ये बताने की हिम्मत नहीं कि हाँ इसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया। अगर किसी ने ये हिम्मत की होती तो शायद इतनी महिलाओं के साथ ये ऐसा ना कर पाता। पुलिस वाले जो होते हैं जब इसे छोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर पुलिस वालों के पास जो आते हैं चोरी के मामले आते हैं, 19 मामले आते हैं। 19 मामलों में से और कोई मामला आता ही नहीं है। अब ये ऐसा ही करता रहता है। जब ऐसा ही करता रहता है तो हर घर में पता लग चुका था कि हाँ ये हमारी बेटियों के साथ ऐसा करता है, लेकिन कोई भी बताने की कोशिश नहीं करता। समय जो होता है ऐसे ही गुजर रहा होता है और ये हर घर में जाकर ऐसा ही कर रहा होता है। ये पहले रिसर्च क्या करता था, पहले देखा करता था किस घर पर कोई मर्द कब होगा और कब नहीं होगा, और ऐसा टाइम चुना करता था जिस टाइम कोई मर्द नहीं होगा। और हमेशा रात का समय चुना करता था क्योंकि रात को ये बात कह सके कि मैं घर नहीं जा सकता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है। इसलिए रिसर्च करने के बाद तभी ये उस देखता था कि कहाँ पर शादी होने वाली है और कहाँ पर किस दिन तक कोई घर पर नहीं होगा। ये सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद ये तभी उस घर में जाया करता था। घर में जाने के बाद तब ये पहले लड़की के साथ सुहाग रात मनाता था और फिर उसके गहने जो होते थे उन्हें लेकर फरार हो जाया करता था। अब इसका काम जो होता ये बन चुका था, और काम जो होता जब ये बन चुका था तो हर दिन ये ऐसा ही करता रहता था, किसी न किसी घर में ऐसा ही होता रहता था। लेकिन इसे नहीं पता था कि एक दिन इसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। ये इस चीज़ को नहीं जानता था कि ये जो सारे काम कर रहा है इसका जो हर्जाना है इसे ऐसे भी भरना पड़ेगा। एक दिन जो होता है बाड़मेर जिले में एक गांव में एक व्यक्ति का लाश पड़ी हुई होती है। लाश जब पड़ी हुई होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो ये बात जो होती है सन 2016 की होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उस लाश को उठाकर लेकर आते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। जब पोस्टमार्टम कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि इस व्यक्ति के फेफड़े जो हैं ख़राब हो चुके हैं, गल चुके हैं, वे बहुत ही बेकार हो चुके थे। उस व्यक्ति का जो चेहरा देखा जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है तो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति जियाराम ही होता है। वो व्यक्ति वही होता है जो 250 से ज़्यादा महिलाओं के साथ सुहागरात मना चुका था और घर पर चोरी कर चुका था। वो व्यक्ति वही होता है। जब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार अगर किसी भी महिला ने पहले ही एक रिपोर्ट लिखवा दी होती तो शायद ये इतनी सारी महिलाओं के साथ ये सब ना कर रहा होता। पुलिस वालों को सिर्फ इतना ही बताया जाता था कि उनके घर में चोरी होती है, लेकिन उनके घर में ये नहीं बताया जाता कि उनकी बेटी के साथ इतना सब भी होता है। हर गांव में हर व्यक्ति को ये बात पता तो थी, हर गांव में कि हाँ हमारी बच्ची के साथ या फिर हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ या फिर हमारे घर में भी ऐसा हुआ है। लेकिन किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि पुलिस वालों को वे सब कुछ सही सही बता दे जाकर, या पुलिस वालों को बताए कि हाँ वो हमारे साथ ऐसा हुआ है। आधे से ज़्यादा घर वालों ने तो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी, बस सिर्फ आई थी तो सिर्फ 19 रिपोर्ट आई थी, वो भी चोरी की आई थी, और उससे ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं आई थी। लेकिन हाँ हर व्यक्ति ये जानता था कि हाँ हमारे घर में भी चोरी हुई है। ऐसे कर करके जब ये जो चोरी की बात थी वह हर जगह पता लगती थी तो पता लग जाता था कि हाँ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि एक घर से जब खबर जो होती है दूसरे घर जाती है तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जब हमारे घर में ऐसा हुआ है तो इनके घर पर भी ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है कुछ ऐसा करता है। इस कहानी को सुनकर सच में ही यकीन नहीं होता कि हाँ एक व्यक्ति 250 महिलाओं के साथ सुहाग रात भी मना सकता है और किसी को पता भी नहीं लगता, और वो उनके घर में जाता है और घर में जाने के बाद वो बड़े ही आराम से सुहाग रात मनाता है और चोरी कर फरार हो जाता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।